जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो मैं कहता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बायोलॉजी के पेपर के बारे में कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें अभी नहीं जानेंगे तो हो सकता है बायोलॉजी का जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। जो भी कमज़ोर छात्र हैं वो 110% देखेंगे। आप कई बच्चों को डाउट रहता है और कई बच्चे हमसे पूछ भी रहते हैं कि सर आप पेन कौन से यूज करते हैं। तो जी हाँ बच्चों, मैं जो पेन यूज करता हूँ वो आप देख सकते हैं, पेन फाइबर पॉइंट होता है। बट ये पेन आपको बोर्ड के पेपर में प्रयोग नहीं करना है। आपको बोर्ड के पेपर में किन पेन का प्रयोग करना है वो सारी चीज़ें बात करेंगे। पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना है, चित्र तैयार करना है या नहीं। बात आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बच्चों ने कमेंट पूछा और आई होप ये कमेंट नहीं पूछना चाहिए बच्चों को कि चित्र तैयार करें सर या ना करें। तो मैं कहता हूं बच्चों 110% आपके जो पेपर में सिलेबस में जो आपके चित्र हैं, डायग्राम है, उनको तैयार करें। क्योंकि बोर्ड के पेपर में कई ऐसे डायग्राम हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी बायोलॉजी के अंदर। हो ही नहीं सकता कि डायग्राम ना आए। आपको 110% डायग्राम बायोलॉजी के जो भी चित्र हैं तैयार ही करना है। अब बच्चों प्री बोर्ड का पेपर कैसे आया है या कैसा आया है उसी बेसिस पे सारे पॉइंट हैं। अब बच्चों मैं बात करूं पेन की, तो पेन आपको वो प्रयोग करने जो आप उनका यूज कर रहे थे, जिनका आप प्रयोग अभी तक करते आए हैं। आप बोर्ड एग्जाम में नया पेन लेकर नहीं जाएंगे, यानी कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होंगे तो वहां पर नए पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है आप अभी उठे और आपने पेन खरीद लिया, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं करेंगे ऐसी गलती। आप जो बोर्ड एग्जाम में पेन लेकर जाएंगे वो पेन होना चाहिए पुराना। उसको कम से कम 1 से 2 बार 1 से 2 पेज आपको उस पेन से लिख लेना चाहिए। उसके बाद आप बोर्ड के पेपर में जाएंगे, जिससे वो पेन आपके हैंड में एकदम फिट बैठ जाए, उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाए, उसी पेन से लिखेंगे। और ऐसा नहीं हर एक पेपर में नया पेन नहीं करना है। जब वो पेन खत्म हो जाए दूसरा पेन लीजिए उसी कंपनी का, उसको अच्छे से यूज करिए। आपकी राइटिंग में थोड़ा सुधार आएगा। अगर आप हर बार नए पेपर यूज करेंगे, नए क्वेश्चन जो आप पेन यूज करेंगे, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसी बच्चों जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट आप प्रयोग करें, जैसे पेन का तो खासकर वो पेन करें जिनका आप प्रयोग यूजली कर रहे थे। पेपर में क्या करें, जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे अटेम्प्ट करें। आता नहीं आता उसको कैसे भी लिखें, बहुत ट्रिक में बताऊंगा कैसे लिखना है। आप कमजोर छात्रों के लिए एक ही बात है, अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते, कई ऐसे बच्चे जो 10 दिन में स्ट्रेटजी बनाकर भी बोर्ड एग्जाम में इजली से पास हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जो भी कमजोर विद्यार्थी जिनको लगता है मेरा पेपर नहीं हो पाएगा, वो मेरे से कमेंट कर देना। मैं उनको कुछ ऐसी पर्सनल बातें बता दूंगा, वो इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर देना, सर हमें डाउट हो रहा है खुद पे। तो मैं एक ऐसा वीडियो आपको ऐसे नोट्स दे दूंगा जिनसे अगर आप बायोलॉजी में प्रिपरेशन कर लेते ना, तो मैं कहता हूँ बायोलॉजी में टेंशन नहीं रहेगा। अब ये सारी चीज़ें बनाने का मतलब क्या था। एक हमारा विद्यार्थी है जिसका नाम है अंकित कुमार। इन्होंने प्री बोर्ड एग्जाम दिया है बायोलॉजी का 2025 के अंदर, और जीव विज्ञान का पेपर दिया है, कक्षा 12 का है, पूर्णांक 70 नंबर का आता है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे सर बोर्ड एग्जाम आ रहा है, प्री बोर्ड क्यों बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्री बोर्ड में अपनी औकात पता चल सके, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और मैं एक आपको आज के इस वीडियो में काला सच बताने वाला हूं कि क्या होता है कि इस वर्ष हमें ऐसा लग रहा है कि प्री बोर्ड का पेपर जो है वो आपका हार्ड आ सकता है। जो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर है वो हार्ड आएगा, हर एक सब्जेक्ट का मुझे लग रहा है, खासकर बायोलॉजी का। अब देखो कई बच्चों ने बिहार बोर्ड का देखा होगा। बिहार बोर्ड में जो पेपर हुए हैं बायोलॉजी के, वो पेपर कितना हार्ड था, काफी ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं हो सकता या अदर बोर्ड में ऐसा नहीं हो सकता, होगा वहां पर भी पेपर डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए बच्चों आपको प्रिपरेशन जो है थोड़ी और भी स्टार्ट करनी है, हार्ड करनी है। अब ये जो बच्चों पेपर है, मैं इस पेपर को जब पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी PYQ या PYQ जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रीवियस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है पिछले वर्ष के जो पेपर हुए हैं, अगर आप इस प्री बोर्ड के पेपर का उनके साथ कंपेयर करेंगे तो वो पेपर इस प्री बोर्ड के पेपर से हमें थोड़ा इजी लग रहे हैं। और बोर्ड 2024 का भी पेपर अच्छा खासा आया था और इस बार मुझे लग रहा है पेपर अच्छा आएगा। जैसे अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लो, सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित कीजिए। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या है। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया उसका 1 नंबर ये तो गलत है। उसने क्या किया कि मादा जननांग है,
नर जननांग है या फिर दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे मैं कहता हूं अगर आपने पढ़ा नहीं ये टिक करके आओगे तीसरा वाला, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों। आपने पुंकेसर और स्त्री केसर, जब मैंने बायोलॉजी का पहला लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था कि जो पुंकेसर होते हैं नर जननांग होते हैं, इनमें परागकणों का निर्माण होता है, और जो आपके स्त्री केसर होते हैं उसको मादा जननांग कहते हैं। तो पुंकेसर क्या है, नर जननांग है। अगर आप नर जननांग करके आए होंगे तो आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। देखो अब एक क्वेश्चन देखो, एक लिंग संलग्न जीन पाई जाती है। काफी बोर्ड में कम पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कि एक लिंग संलग्न जीन किस पे पाई जाती है, बाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, एक्स और बाई गुणसूत्र में, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में या संयुक्त गुणसूत्रों में, कौन सा सही होगा। तो बच्चों पता होना चाहिए एक्स जीन संलग्न जो रोग होते हैं एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। और बच्चों मैं कहता हूं इस अगर हम पूरे पेपर की बात करें तो 80% से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है। बेशक पेपर डिफिकल्ट है तो मैं जब पढ़ाता हूं तो बता देता हूं एक क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का है बट आ सकता है। 80% से ज्यादा पेपर पढ़ा हुआ आया है, ये मान लो। अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है ऐसा नहीं गलत बोल रहा हूँ। आप वीडियो पुराने उठा के देख लीजिए, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें 4 से 5 लेक्चर हैं, लगभग 8 से 10 घंटे के या 4 से 5 घंटे के होंगे। उसमें आप देख लेना, एक एक क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएगा, देख लेना जाके। आप दूसरा है डीएनए की द्विरज्जुक संरचना किसने प्रस्तुत की। बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन, हर एक बच्चे को याद होगी। निरेनबर्ग ने की थी, कॉरेनबर्ग ने की थी, होले ने की थी या वाटसन और क्रिक ने की थी। इस बच्चे ने वाटसन और क्रिक किया, यानी कि इसका 1 नंबर जो है वो पक्का है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित संरचना जो है, द्विरज्जुकी संरचना है जो, वो वाटसन और क्रिक ने दी थी। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए आवश्यक या जाना जाता है या आवश्यक होता है। अब कई बच्चे देखते हैं एंडोन्यूक्लियज एक्सोन्यूक्लियज, ये देखो एंडोन्यूक्लियज है एक्सोन्यूक्लियज है, दोनों एक जैसे हैं। और कई बच्चे सिर्फ न्यूक्लियज पढ़ के जाते हैं, उन्हें नहीं पता एंडो होता है एक्सो होता है। तो याद होना चाहिए एंडोन्यूक्लियज आप जब करके जाएंगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। एक्सोन्यूक्लियज इसने किया है, गलत है, जो बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है। पॉलीमरेज ये सभी, और ज़्यादातर बच्चे ये सभी करके आएंगे जो कि बिल्कुल गलत है, सभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। पर दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका का खंड है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोहरे निषेचन की खोज किसने की। आपको मैंने चिल्ला कर कई बार बताया है, इतनी बार बताया है कि मैं कह सकता हूं कि काफ़ी हद तक एक क्वेश्चन हर एक बच्चे को याद होगा। दोहरे निषेचन की खोज आपको बताया गया था, नवास्चिन ने की थी। किस पर की थी, लीलियम और फ्रटलेरिया में की थी। और बात आ जाए कब की, तो 1998 में की थी, सन 1898 ईस्वी में की थी, याद रख लेना। अब बच्चों अगला है ZIFT का पूरा नाम। देखो आपका जो ZIFT होता है इसका पूरा नाम आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा गया और एक नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। देखो ZIFT इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है। देखो ZIFT जो होता है इसका फुल फॉर्म जब आपसे पूछा जाए तो जब आप लिखेंगे तो क्या, जेड का होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जायगोट। देखो इसका लिखना है जायगोट, फिर लिखना है इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है, याद रख लेना। अगर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता तो आप वहां पर भी लिख कर आएंगे। जायगोट का फुल फॉर्म ZIFT, एक GIFT होता है, GIFT एक इसमें G4 होता है गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है GIFT का फुल फॉर्म, और ZIFT का होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखो उस कारक का नाम लिखिए जो RNA पॉलीमरेज की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। बताओ, आई होप आपको याद होगा, सिग्मा कारक होते हैं। जावा कपिमानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। जावा कपिमानव जो है इनका जंतु वैज्ञानिक नाम का जो आपने विकास वाला चैप्टर है उसको पढ़ा होगा। इसमें जावा जो कपिमानव थे इनका नाम था होमो इरेक्टस। ये हम लोगों से पीछे थे, हम लोगों से कम विकसित जातियां थी। हम लोगों का नाम है होमो सैपियंस, ये होमो इरेक्टस थे। एक आपने क्रो-मैग्नन निएंडरथल के बारे में पढ़ा होगा, वहीं पर आता है सारी चीजें, होमो इरेक्टस। ठीक है, अगला है भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, इसका नाम बताइए। देखो भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी वो शायद 1936 को हुई थी। ठीक है, ये स्थापना वर्ष हो गया।
फिर है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब, इसका नाम। ये बच्चों राष्ट्रीय उद्यान है शायद शायद नहीं, राइट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये है कहां पर बच्चों, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहां पर है, एक जिला है नैनीताल, उस जिले में है, जिला नैनीताल स्टेट उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना सन 1936 को 1936 ईस्वी में हुई थी और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, मोरूला एवं ब्लास्टूला में एक अंतर लिखो। देखो मोरूला जो होती है एक ठोस गेंद समान की संरचना होती है, ब्लास्टूला क्या होती है, ब्लास्टूला में बीच में एक तरीके से गैप होने लगती है, तो एक ठोस तो होती है बट ये बीच में थोड़ी मध्य में खोखली भी होती है, तो मोरूला जो हो जाएगी वो बीच में जो मोरूला है एक ठोस गेंद के समान की संरचना होती है, ठोस नहीं होती है, इसमें बीच में खोखली होती है, आपका एक अंतर हो जाएगा। विपुंसन क्रिया क्या होती है, देखो आपको पता होना चाहिए, आई होप आपको याद भी होगा, क्वेश्चन हमने भी पढ़ा है, सारे क्वेश्चन यहाँ तक जो भी है, देखो द्विपद चालन में मनुष्य की, ये भी पढ़ाया है, वन्यजीव संरक्षण, इसमें 80% से ज्यादा क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, जिनका मैंने डायरेक्टली पढ़ा है। ये देखो चारगाफ के नियम की व्याख्या कीजिए, नहीं पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाया है। गॉस के स्पर्धी अपवर्जक सिद्धांत संजय में बताइए, ये लेक्चर नंबर शायद, ये लेक्चर नंबर आप 4 देखना, जाके प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा, वहां पर आपको पढ़ाया गया है। देखो बात कर रहे थे विपुंसन की, विपुंसन क्रिया क्या है, देखो विपुंसन एक क्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया का प्रयोग वहां पर होता है जो द्विलिंगी पादप होते हैं उनमें। जो विपुंसन का प्रयोग होता है वो बच्चों किसमें होता है, द्विलिंगी पादपों में। द्विलिंगी पादपों में किया जाता है, किस लिए किया जाता है, स्वपरागण जो है उसे रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि जो स्वपरागण होता है उसे रोकने के लिए किया जाता है, ताकि इसमें परपरागण की जो परपरागण जो होता है उसे बढ़ावा दिया जा सके। और विपुंसन को एक और नाम है इसे जिसे जानते हैं, इसका नाम होता है इमैस्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता, तो याद रख लेना। अब सहोपकारिता पर टिप्पणी कीजिए। देखो सहोपकारिता पर टिप्पणी कीजिए होता क्या है, इस सहोपकारिता की अगर हम बात करें, सहोपकारिता उससे पहले देखो द्विपद चालन हेतु मानव में 2 विशेषताएं बताइए। देखो द्विपद चालन हेतु मानव में 2 विशेषताएं, एक तो पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, एक लिख देंगे पश्चपाद इनके क्या होते हैं, लंबे, हम लोगों के पश्चपाद क्या लंबे एवं मजबूत है। दूसरा आप लिख सकते हैं, यानी कि जो श्रेणी मेखला होती है उसमें अधिक जोड़ी और चिलमची नुमा, शायद ऐसे कुछ कहते हैं, चिलमची नुमा, शायद यही वर्ड होता है, हाँ चिलमची नुमा कहते हैं, इंग्लिश में याद है, हिंदी में बच्चों क्लियर नहीं है, हिंदी में शायद चिलमची ऐसे लिखा जाता है, चिलमची नुमा कहते हैं, ठीक है, चिलमची नुमा कहते हैं, ठीक। अब बच्चों बात आती है सहोपकारिता पर टिप्पणी की। सहोपकारिता क्या होती है, देखो जो प्रजाति होती हैं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, तुम मेरे से लो भोजन, मैं तुमको कुछ और दे रहा हूँ, मैं तुमको निवास दे रहा हूँ, तुम मेरे से भोजन ले लो, या तुम मुझे निवास दे दो, मैं तुमसे भोजन ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे क्रियाएं होती हैं। उन्हीं में से एक क्रिया होती है सहोपकारिता, और एक परजीविता होती है, ऐसे ही सारी क्रियाएं होती है। सहोपकारिता देखो सहोपकारिता क्या होती है, वो दो जो विभिन्न जातियां होती हैं, विभिन्न जातियां उनके बीच की होती है। इसमें एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। इसमें ऐसा नहीं आप हमसे निवास ले रहे हैं हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, ऐसे होगा अगर आपसे हम निवास ले रहे हैं, अगर आपसे ठहरने का स्थान ले रहे हैं, तो हो सकता है हम आपको उसके बदले में कुछ दे रहे हो। तो इसमें क्या होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के करते हैं। वन्यजीव संरक्षण कार्यरत में 2 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नाम बताइए। देखो वन्यजीव संरक्षण में जो कार्यरत 2 अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनमें से एक है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर रिसोर्सेस, ठीक है, और एक होता है WWF, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होता है। ये 2 ऐसे संस्थान हैं जो वन्यजीव संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय स्तरों में कार्यरत हैं, 2 संगठन हैं। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। देखिए स्वपरागित पुष्प जो होते हैं उनमें ज्यादातर भिन्नता देखने को नहीं मिलती है, परपरागण जो पुष्प होते हैं उनमें भिन्नता ज्यादातर देखने को मिलती है। इसमें स्वयं के परागकणों के द्वारा परागित होते हैं, इसमें एक ही पौधे पर सारे होते हैं, परपरागण में एक ही पौधे पर एक ही पुष्प में नर और मादा जननांग नहीं होते, इनमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प पर होते हैं, ठीक है। शुक्रजनन नलिका की संरचना का सचित्र वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपको पढ़ाया गया है।
जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली रणनीतियों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर। देखो उत्पादक, जो भी छोटे क्वेश्चन होंगे वो मैं बताता चला जाऊंगा, और ये सारे क्वेश्चन आप इनको तैयार जरूर करेंगे। अगर आपको इसमें से 60% तक पेपर अगर आता है आपको, तो इजली से आप बोर्ड में अच्छा कर लोगे। देखो उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। और जो दूसरों के भोजन पर निर्भर करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ये चीज याद रख लेना। क्रॉसिंग ओवर क्या है? जीन विनिमय क्या है? बताओ। आई होप आपको याद होगा जीन विनिमय क्या होती है, या कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है? बताओ। जब मैंने आपको समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया था, वहां पर बताया गया था। चारगाफ के नियम की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस के स्पर्धे, ये चारगाफ का नियम भी मैं आपको जल्द ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब देखो एडिनोसिन डीएनए डीएनए मीन्स ये क्या है भाई? क्या कह रहा भाई? एडिनोसिन डीएनएमिनेज की कमी पर टिप्पणी कीजिए। बच्चों ने, मैंने पढ़ाया भी नहीं, मेरे भी समझ में नहीं क्या क्या कह रहा है। ठीक है, छोड़ दो इसको, क्योंकि करना तो है, बोर्ड में आया है, बट करना है, छोड़ दो इसको। मानव और कपियों में समानता बताओ। देखो मानव और कपि जो थे उनमें आपको समानता बतानी। ऐसी क्या दो समानताएं थी जो मानव और कपियों में थी? ये आप जब विकास वाला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें शायद, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसका जो चैप्टर है उसके पहले या दूसरे पेज पर ही दिया गया, इसके बारे में आप जाकर देख लेंगे। पेचिस क्या है? इस रोग के परजीवी का नाम, लक्षण, बचाव हेतु उपाय बताए। देखो पेचिस क्या होती है? जो आपको लेटिन आले पतरी पतरी पेचिस होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसका परजीवी कौन होता है? इसका परजीवी बच्चों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। एमईवी पेचिस होती है। और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है क्या? एक प्रोटोजोन है, याद रख लेना। प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ है, याद रख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में। ये यहाँ पर पेचिस पर पूछा गया, आप मलेरिया को भी तैयार करके जाएंगे। और हाथी पांव, ये 2 से 3 रोग ऐसे हैं जहाँ पर पूछा जाता है। अब प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर, कई बार मैंने बताया, आप कर लेंगे। सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग में वर्णन, कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका औषधि का वर्णन कीजिए। औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। यानी कि सूक्ष्म जीव ऐसे जिनका प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका हम औषधि के रूप में और मानव कल्याण में भी इनका प्रयोग करते हैं। जैव विविधता क्षति के कारण बताओ। जैव विविधता से क्षति क्या हो रही है? विभिन्न प्रकार के जीव बन रहे हैं, इससे क्षति क्या हो रही है बताना है। जैव विविधता होती कितने प्रकार की? बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जातीय जैव विविधता, पारिस्थितिक जैव विविधता और वायुमंडलीय जैव विविधता। एक ही जाति के विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली जातीय जैव विविधता। पारिस्थितिक, विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियों में रहने वाले जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता पारिस्थितिक जैव विभिन्नता होती है। पर्यावरण, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में पाई जाने वाली विभिन्नता को पर्यावरणीय जैव विविधता कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ाइए। अगर आप एक क्वेश्चन करना चाहे तो ये करें, अन्यथा आपको दूसरा दिया गया युग्मक जनन क्या है? नामांकित चित्र की सहायता से आपको शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया गया। स्पर्मेटोजेनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बाद में स्पर्मेटेड बनते हैं। स्पर्मेटेड का कायांतरण होता है, तब स्पर्म का निर्माण होता है। एक स्पर्मेटोसाइट जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इसमें 4 स्पर्म का निर्माण होता है और उनमें सभी का कायांतरण हो जाता है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई ना। युग्मक जनन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को जो हम मिला देते हैं तो ये प्रक्रिया हमारी युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन कहलाती है। वहीं पर जब अगर हम और युग्मक जनन में 2 प्रक्रियाएं आती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, शुक्र जनन की क्रिया और अंड जनन की क्रिया। तो आपको सबसे पहले बताना है युग्मक जनन होता क्या है, फिर आपको बताना है शुक्र जनन और युग्मक जनन क्या होता है। और अगर बच्चों इस पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन चाहिए, आप चाहते हैं कि सर हमें सोल्यूशन बता दो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मैं एक कॉपी पर एक अच्छे से लिखकर इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा, जिस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बता देता हूँ। ठीक, उदाहरण के साथ बहुविकल्पिता। देखो बहुविकल्पिता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी। बहुविकल्पता पर टिप्पणी कीजिए या पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। तालाब परिस्थितिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन जो है इससे इजी भी है, तो आप इसको कर लें।
अब अगला क्वेश्चन, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर प्रयोग। देखो मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। देखो एक आपका ईस्ट होता है सूक्ष्म जीव ही, जिसका नाम होता है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ईस्ट का प्रयोग ब्रेड वगैरह बनाने में, आपका जो काफी ज्यादा जो पेस्ट्री चीजें होती हैं उनमें बनाने में सूक्ष्म जीवों का काफी ज्यादा प्रयोग होता है। अब एक क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो करें, ये आनुवंशिक कूट क्या इनकी प्रमुख विशेषताएं बताओ। एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपके जेनेटिक्स से, ये आपके जेनेटिक वाला चैप्टर उससे। तो पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट है, आप लोगों से लेवल के ऊपर है। जहां पर जैसे बहुविकल्पता है, ये बहुविकल्पता बीएससी में ज्यादा पूछा जाता है, बट यहां पर भी पूछ लिया गया। बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे प्लाज्मिक डीएनए और जो आपका गुणसूत्री डीएनए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे एडिनोसिन डीएमिनेज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मैंने नहीं पढ़ाया। चारगाफ का क्वेश्चन ये नहीं पढ़ाया है, और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैंने ना पढ़ाया। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे फंसे जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाए, बट मैं पढ़ाना चाहूँगा, इन क्वेश्चंस को भी पढ़ा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको हो सकता है इन क्वेश्चन पर मिल जाए, मैं आपको बता दूं, ताकि अगर दोबारा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं आप इनको इजीली से सॉल्व कर पाए। आई होप इस पूरे पेपर में आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, और आपने अपने आप को खुद से एक तरीके से एग्जामिन कर लिया होगा कि हाँ मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, किस लेवल पर हूँ। यानी कि मान लीजिए 3 लेवल हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और आपने अपने आप को अंदाजा लगा लिया मैं फर्स्ट लेवल पर हूँ, सेकंड लेवल पर हूँ या फिर थर्ड लेवल पर, कहाँ पर हूँ आपने अंदाजा लगा लिया होगा। और आई होप आपने अपने आप को अंदाजा ये भी कर लिया होगा कि मैं इसमें से कितने क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट, अगर आप इस पेपर का सलूशन चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं इस पूरे पेपर का सलूशन भी आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली हमसे जरूर पूछिए, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।